इलेक्शन की बात हो और उत्तर प्रदेश की बात ना हो, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार तो राजनीति के गढ़ माने जाते हैं। अगर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव 2024 में भी उत्तर प्रदेश के वेस्ट पार्ट में, वेस्ट उत्तर यूपी में जो सबसे पहले फेज में चुनाव होने हैं, और यूपी की एक सबसे मतलब माना जाए बीजेपी को टक्कर देने वाली सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है समाजवादी पार्टी, क्योंकि इसकी जो यूपी में पकड़ है वो काफ़ी मजबूत है। और लेकिन अगर अभी के हालिया समीकरणों को देखा जाए तो जिस तरीके से समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों के चेहरे बार बार बदल रही है, इससे पार्टी की संगठन पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं कि पार्टी कहीं बीजेपी को वॉकओवर न दे दे। क्योंकि अगर हाल ही में देखा जाए तो एमपी में जो इंडिया गठबंधन ने सपा की मीरा यादव को एक सीट सपा को दी थी, जिससे मीरा यादव को तुरंत चेहरा बदल के उतारा गया और वो सिग्नेचर करना ही भूल गई नामांकन पत्र पे, जिससे कि उनकी सदस्यता रद्द हो गई। मतलब वो पार्टी पे अब उस सीट से कोई नहीं लड़ रहा है समाजवादी पार्टी का, जिसके बाद अखिलेश यादव तरह तरह के बयान दे रहे हैं और इसको लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसे समीकरण बनेंगे? क्योंकि कई सारी सीटें ऐसी हैं जिस पर समाजवादी पार्टी लगातार अपने चेहरों को बदलती जा रही है। इसके लिए आज हम इन बातों पर एनालिसिस करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कुलदीप पवार जी के साथ। तो क्या कुलदीप जी, ऐसा लगता है कि अगर सपा जिस तरीके से जल्दी जल्दी अपने चेहरे एक ही सीट पर 3 बार 4 बार चेहरे बदल रही है, इसका बीजेपी को फायदा होगा? देखिए, निश्चित तौर पे अगर हम खजुराहो का एग्जाम्पल लें, खजुराहो की आपने बात की है, खजुराहो का अगर हम एग्जाम्पल लें मध्य प्रदेश में, तो समाजवादी पार्टी को एक ही सीट मिली थी मध्य प्रदेश में लड़ने के लिए, और उस पर उन्होंने एन मौके पर टिकट बदला और मीरा यादव को एन मौके पर अपना उम्मीदवार घोषित किया। आपको मैं थोड़ा प्रक्रिया समझा दूं, लोकसभा चुनाव हो या चाहे विधानसभा चुनाव हो, जब नामांकन किया जाता है, प्रत्याशी जब नामांकन करता है तो उसको बहुत बड़े पैमाने पर कागजात जुटाने पड़ते हैं, दस्तावेजी सबूत जुटाने पड़ते हैं, जो एक मतलब जिसमें एक एक कागज जो है, एक एक कागज बहुत कीमती होता है और आपकी नामांकन को कहीं से भी ठेस पहुंचा सकता है, आपको रद्द करा सकता है, आपको चुनावी होड़ से बाहर करा सकता है। उसमें आपके ऊपर कितना कर्ज है, कितना आपके ऊपर आपके पास संपत्ति है, कितनी आपके पास में चीजें हैं, मतलब कोई भी छोटी से छोटी चीज तक का उसमें ध्यान रखना होता है। ऐसे में जब आप अंधाधुंध, मतलब एकदम जल्दबाजी में आप अपना कैंडिडेट बदलते हैं और आपको नामांकन करने के लिए कहा जाता है, तो फिर उसमें होड़ शुरू होती है, जल्दी में ये कागज आप इकट्ठा करें, वो कागज इकट्ठा करें। अमूमन जो लोग नेता होड़ में होते हैं टिकट की, वो ज्यादातर कागज पहले से ही इकट्ठा करके अपने नामांकन के लिए अपनी फाइल तैयार रखते हैं। लेकिन उसमें भी कई बार हो सकता है कि आप जल्दबाजी में कोई कागज भूल जाए, या उसमें भी हो सकता है कि जैसे मीरा यादव के साथ हुआ है खजुराहो में, कि आप साइन करना भूल गए, जल्दबाजी में आपको फटाफट फाइल जमा करनी थी और आप साइन करना भूल गए। तो ये स्थिति अगर किसी भी सीट पर बन सकती है। जैसे अगर आपको एग्जांपल दूं तो मेरठ में भी 3 बार कैंडिडेट बदला है सपा ने। आपने पहले भानु प्रताप सिंह को उतारा दलित समुदाय से, लेकिन वो बाहर के थे, दूसरे जिले के थे, और कभी मेरठ से पढ़ने के अलावा कोई उनका वास्ता भी नहीं रहा। बुलंदशहर के रहने वाले भानु प्रताप सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, दिल्ली रहते हैं, मेरठ से वास्ता नहीं था, तो आपने उनको उतारा। कहीं ना कहीं दलित समुदाय को आकर्षित करने की कोशिश थी, दलित मुस्लिम समीकरण बनाने की कोशिश थी, लेकिन स्थानीय नेताओं में उसको लेकर सहमति नहीं बनी। आपको लगा स्थानीय स्तर पर नाराजगी है, तो आपने उनको बदलकर अतुल प्रधान को आप लाए, जो मौजूदा विधायक हैं सरदना से आप, लेकिन कुछ ही घंटों के अंदर वो टिकट भी बदल गया। कुछ ही घंटों के अंदर आपने बदल दिया। आपने उनकी जगह पूर्व विधायक हैं योगेश वर्मा, उनकी वाइफ हैं सुनीता वर्मा, आपने उनको टिकट दिया। तो आनन फानन में योगेश वर्मा नामांकन वाले दिन सिंबल लेकर लखनऊ से आए हैं हेलीकॉप्टर से। तो अब जब आप इतनी जल्दबाजी में नामांकन करने पहुंचते हैं, तो ये संभव है कि आप वहां पर भी कोई ना कोई भूल कर गए। अभी वहां के नामांकन पत्र चेक हो रहे हैं, अभी नामांकन पत्र का रिजल्ट सामने नहीं आया है कि नामांकन पत्र किसका रद्द हुआ है नामांकन और किसका बचा है। तो ये संभावना मतलब वहां भी बन सकती है। अगर देखा जाए तो अभी सपा ने कुल 10 सीटों पर अभी 10 सीटों पर चुनाव होने, जिनमें से एक सीट पर अभी प्रत्याशी तय नहीं है कि कौन उतरेगा। बाकी मेरठ, बागपत, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, गौतम बुद्ध नगर, संबल, मिश्रिक, खजुराहो, मिश्रिक तक में इन्होंने बदल दिए हैं सारे के सारे। और 10 सीटें मतलब ऐसी रही हैं जिन पर ये उम्मीदवार बदले, और आप हैरान रह जाएंगे जानकर कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर एक नहीं, दो नहीं, तीन बार उम्मीदवार बदल दिए गए हैं। या ऐसा भी हुआ है कि
एक सीट पर दो उम्मीदवार नामांकन करने पहुंच गए और दोनों के पास सपा का सिंबल था, जैसा कि मुरादाबाद में हुआ था, आपके याद हो, मुरादाबाद में बड़ा हंगामा हुआ था, एसटी हसन और रुचि वीरा दोनों खड़ी हो गई थी। रुचि वीरा को मुरादाबाद की नहीं माना जाता है, बेसिकली वो बिजनौर से चुनाव लड़ी हैं, बिजनौर से रही हैं, बिजनौर की ही राजनेता मानी जाती हैं। और सेम ऐसा ही गौतम बुद्ध नगर में 3 बार उम्मीदवार बदले गए हैं जी। और इसमें मेरठ में 3 बार उम्मीदवार बदले गए हैं जी। तो कहीं तक बागपत में आपने उम्मीदवार बदले हैं जी। बागपत में जो मौजूदा उम्मीदवार जिनको घोषित किया गया था मनोज चौधरी, वो पहले जिलाध्यक्ष रहे हैं और वो प्रचार में लगे हुए थे और ऐन मौके पर उनको पता लगता है कि आपका टिकट कट गया है और अब दूसरे को दे दिया जी। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर संगठन के स्तर पर कमजोरी को दिखा रहा है। बिल्कुल, पार्टी के पास संगठन कमजोर हुआ है या कोई और बात है, ये तो खैर अखिलेश यादव ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन जो झलक मिल रही है वो मिल रही है कि आप विनिंग जो समीकरण है, जो आपका जिताऊ समीकरण है, वो आप तय नहीं कर पा रहे हैं। आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इस समीकरण से जीतेगा या उस समीकरण से जीतेगा। तो आप एक बार इसको कोशिश करते हैं कि मैं इसको आजमा लूं, फिर थोड़ी देर में बदल देते हैं और या आपको कहीं और से फीडबैक मिलता है और आप दूसरे को पलट लेते हैं। तो ये बड़ी ही अजीब सी स्थिति है। और एक खास करके समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी के लिए, जो भाई 40 साल हो गए हैं आपको चुनावी राजनीति में उतरे हुए, और आप मुलायम सिंह यादव जैसे मंझे हुए नेता की बनाई हुई पार्टी है, आपका संगठन जो है मुलायम सिंह यादव जैसे मंझे हुए नेता ने तैयार किया था, और अब आप ऐसा कर रहे हैं। और आप ऐसा नहीं है कि आप सत्ता में रह चुके हैं कई बार, आप प्रदेश की सत्ता में कई बार संभाल चुके हैं, कई बार रहे हैं, तो उसके बाद ये स्थिति आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये संगठन में कमजोरी दिखा रहा है। अगर बदायूं सीट की बात करें तो बदायूं पे अभी समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी को घोषित नहीं किया है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव का नाम चर्चा में था कि इस बार वो वहीं से भी उतरेंगे, लेकिन अभी भी वो कुछ पारिवारिक मामलों के चलते में नहीं उतारा जा रहा है। ये थोड़ा सा समझिए। ऐसा है, बदायूं सीट पे जो चल रहा है वो समाजवादी पार्टी का जो यादव परिवार है, जैसे कांग्रेस में गांधी परिवार है, ऐसे समाजवादी पार्टी में यादव परिवार है। तो यादव परिवार का जो अंदरूनी झगड़ा है जी, जो आप देख रहे होंगे, मुलायम सिंह यादव जी के सामने आ गया था सामने, जिसमें शिवपाल यादव अलग हो गए थे और अखिलेश यादव अलग हो गए थे। तो वो ही झगड़ा कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है। अभी भी ये झगड़ा उसी झगड़े के फीडबैक उसको दिखा रहा है, असर को दिखा रहा है। अच्छा। कि अभी भी यादव परिवार में सारी चीजें पूरी तरह से अच्छी नहीं है। ऊपर से आप गले मिल लिए हैं, आप फिर से एक साथ बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम एक हैं, लेकिन अंदर खाने कहा जाए तो ऐसा नहीं है। क्योंकि बदायूं सीट जो रही थी वो अभी तक अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव की सीट रही है। धर्मेंद्र यादव वहां से सांसद भी रहे हैं और धर्मेंद्र यादव का उस इलाके में बहुत अच्छी पकड़ भी मानी जाती है, चाहे वो अपनी पार्टी के संगठन पर हो, चाहे वोटर पर हो, दोनों पर काफी पकड़ मानी जाती है। लेकिन इस बार धर्मेंद्र यादव को वहां से हटा दिया गया है। या तो ये धर्मेंद्र यादव और अखिलेश यादव के बीच की कोई नाराजगी है जिसकी वजह से धर्मेंद्र यादव जैसे मजबूत उम्मीदवार को वहां से हटाकर आजमगढ़ भेज दिया गया है। हालांकि आजमगढ़ सपा का गढ़ रहा है और मुलायम सिंह यादव खुद लड़ते रहे हैं वहां से। तो लेकिन इस बार निरुआ ने दिनेश कुमार निरुआ जो बहुत बड़े एक्टर हैं, उन्होंने उपचुनाव में सपा को वहां पर मात दी थी जी। तो ऐसे में ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि धर्मेंद्र यादव वहां क्या करिश्मा करेंगे जी। अब धर्मेंद्र यादव को वहां से हटाकर आप लेकर आए शिवपाल यादव को। ये बताया जा रहा है कि ये मतलब शिवपाल यादव की इच्छा थी कि वो बदायूं सीट से चुनाव लड़े जी। शिवपाल यादव के नाम पर धर्मेंद्र यादव तैयार नहीं थे सपोर्ट करने के लिए। धर्मेंद्र यादव और शिवपाल यादव के बीच की खटास इससे सामने आई है और धर्मेंद्र यादव ने का ये खटास उससे भी महसूस हो सकती है। शिवपाल यादव ने आखिर में अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। शिवपाल यादव वहां से कैंडिडेट घोषित हो चुके हैं, अखिलेश यादव उनको कैंडिडेट घोषित कर चुके हैं, लेकिन शिवपाल यादव को संगठन के स्तर पर अपने खिलाफ नाराजगी देखते हुए भरे सपा कार्यकर्ताओं की सभा में ये कहना पड़ा है कि भाई अगर आप मुझे नहीं चाहते हैं तो आप मेरे बेटे को उतार दीजिए, आप आदित्य यादव को चुनाव लड़ा लीजिए। और उस पर सपा कार्यकर्ता भी सहमत हुए हैं और धर्मेंद्र यादव ने भी कहा है कि हाँ, हम शिवपाल चचा के पक्ष में नहीं थे, लेकिन हम आदित्य को पूरी मन से चुनाव लड़ाएंगे जी। तो अगर देखा जाए तो जैसे
मुलायम सिंह यादव के टाइम पे अगर देखा जाए तो पार्टी बहुत ही व्यवस्थित ढंग से काम कर रही थी। एक फाइनेंस का सेक्टर कोई संभाल रहा था और पार्टी कोई संभाल रहा था। क्या अखिलेश जो सब कुछ एक साथ संभालने की कोशिश कर रहे हैं वो सही है? वही मैं आपसे अभी कहना चाह रहा था कि जो मुलायम सिंह यादव के जमाने में पार्टी का संगठन था वो संगठन अब नहीं दिख रहा है जी। और वो कहीं ना कहीं वो संगठन हो सकता है, ये उसका असर यही हो कि अखिलेश यादव किसी पर भरोसा ना कर पा रहे हैं जी। कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा है, क्योंकि देखिए मुलायम सिंह यादव के जमाने में क्या होता था कि मुलायम सिंह यादव करते थे राजनीति जी, राजनीतिक पक्ष जो है पार्टी का वो मुलायम सिंह यादव संभालते थे। आप मुख्यमंत्री बनिए, विपक्ष के नेता बनिए, आप नेतागिरी कीजिए जी। और जब बात आती थी फाइनेंस की तो वो हिस्सा होता था शिवपाल यादव के हवाले जी। आप पार्टी कैसे चलेगी, कहां से पैसा आएगा, कैसे आएगा, वो जुटाने की जिम्मेदारी आपकी है जी। और जब बात होती थी संगठन को कैसे चलाना है, संगठन को कैसे संभालना है, तो वो होती थी रामगोपाल यादव की जिम्मेदारी। रामगोपाल यादव संगठन के स्तर पर सारी जिम्मेदारियां, किसको पदाधिकारी बनाना है, किसको हटाना है, किसको कहां रखना है, वो मुलायम सिंह यादव को सलाह देते थे, पूरे उसको पकड़ में रखते थे। ऊपर से लेकर नीचे तक एक संदेश होता था कि रामगोपाल यादव की बात जो है वो मुलायम सिंह यादव की बात है। लेकिन जब से सब अलग अलग हुए हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अखिलेश यादव सब कुछ अपने पास रखना चाहते हैं। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, वो विपक्ष के नेता भी हैं, तो आप सब कुछ अगर अपने पास रखकर चलना चाह रहे हैं और तो ऐसी परिस्थितियां बनना स्वाभाविक है कि आप निचले स्तर पर आपको पूरी तरह से सही फीडबैक नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपके पास उतना समय ही नहीं होगा जी उन सर्वे के लिए। तो जैसा कि हमने जाना कि उत्तर प्रदेश में जो फर्स्ट फेज में चुनाव होने हैं उसमें सपा के बदलते समीकरणों के चलते कहीं बीजेपी को वॉकओवर ना मिल जाए, इस पर आपको क्या लगता है कि सपा का बार बार अपने चुनावी प्रत्याशियों के चेहरे बदलना बीजेपी के लिए लाभदायक साबित होगा या फिर सपा की ये कोई स्ट्रैटेजी है? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें डीएनए के साथ। डन सर।